भारत से थाईलैंड हाईवे का 70% काम पूरा हो चुका है। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का असर ये है कि चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे एक ऐसा हाईवे है जो 3 देशों को आपस में जोड़ेगा और इस जोड़ने वाली कड़ी को माननीय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी का प्रोजेक्ट माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें लूट खसोट होती रही और इस प्रोजेक्ट को डाल दिया गया ठंडे बस्ते में। जो पैसे लिए गए उनसे घर बनाए गए, फैक्ट्रीज बनी और अब फिर वे बुला रहे हैं नए 2024 में सत्ता के लिए। तो आपको बता दें कि इस हाईवे को भारत म्यांमार थाईलैंड तीनों देश मिलकर बना रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये बात मान लो कि बहुत बड़ा हाईवे है। इस परियोजना का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी सरकार ने दिया था, लेकिन यह सिर्फ कागज़ों पर ही सिमट करके रह गया और फिर 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू हुआ। लेकिन जब मालूम पड़ा कि चाइना बहुत आक्रामक हो रहा है नई दिल्ली के लिए, तो आपको बता दें इस पर वर्क बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है, काफ़ी तेज़ी से, और माना ये जा रहा है कि 2026 और 27 तक ये ख़त्म हो जाएगी परियोजना। फिर देखिए चाइना के ऊपर इन देशों की डिपेंडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए चाइना की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो चाइना से डायरेक्ट इंडिया लड़ नहीं सकता है। चाइना की इकोनॉमी पर जब घात किया जाएगा, उसके पेट पर लात मारी जाएगी, तब बात बनेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनी भारत से चीन तक की इकलौती स्टिलवेल रूट की तर्ज पर एशियन हाईवे का नाम काफ़ी चर्चा में है और इस हाईवे को बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से युद्ध स्तर पर हो रहा है। मणिपुर से दाखिल होते हुए म्यांमार और फिर ये हाईवे थाईलैंड तक जाएगा। मोदी सरकार के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब 70% तक पूरा भी हो चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आपने तो जानते ही होंगे, उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया कि वे काम की स्थिति को देखने गए थे। उन्होंने समीक्षा करने के बाद ताज़ा हालात पर ये बताया कि प्रोजेक्ट का काम 70% तक पूरा हो चुका है। गडकरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन मणिपुर में माहौल बिगड़ने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और काम पूरा करते रहो, यही तो ज़रूरी है इंडिया के लिए, जिसे जल्द हल कर दिया जाएगा। कब तक पूरा होने की उम्मीद है इस काम को? तो आपको बता दें यह हाईवे 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, जिसके बाद भारत से थाईलैंड जाना काफ़ी आसान हो जाएगा और ये दोनों देश टूरिस्ट प्लेस बन जाएंगे। कई भारतीय उधर जाएंगे और थाईलैंड म्यांमार के लोग इधर आएंगे। फ़्लाइट की जगह लोग कार से जाएंगे, एंजॉय करेंगे रूट की जर्नी को। भारत म्यांमार और थाईलैंड राजमार्ग तीनों देश मिलकर बना रहे हैं। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इस परियोजना का प्रस्ताव आपको जानते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था। इन देशों और शहरों से गुजरेगा ये हाईवे। चलिए देखते हैं किस किस शहर से गुजरेगा। तीनों देशों को जोड़ने वाला ये हाईवे कोलकाता से शुरू होकर सिलीगुड़ी तक जाता है। सिलीगुड़ी को तो आप जानते हैं, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, और कूच बिहार होते हुए बंगाल के श्रीराम सीमा से असम में प्रवेश कर जाएगा। असम से होते हुए दीमापुर और नागालैंड की यात्रा के बाद मणिपुर के इम्फाल के पास मोरेह नाम की जगह से यह रास्ता विदेशी यानी म्यांमार में घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। आपको बता दें म्यांमार में बागों और यंगून होते हुए यात्री थाईलैंड में प्रवेश कर जाएंगे। माना जा रहा है कि इस हाईवे के पूरा होने के बाद भारत और उत्तर पूर्व क्षेत्र की अर्थव्यवस्था
इतनी बढ़िया और मजबूत और सुचारू हो जाएगी कि ये काम पिछले 30 साल पहले होना चाहिए था। तो पहले की सरकारों ने क्या गधेड़े जैसे काम किए हैं, अपनी जेब भरी हैं और आज कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जनता समझ नहीं पा रही है क्यों उसे इलेक्ट करती है। साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट भी होगी। चीन का व्यापार एशियाई देशों के तक फैला हुआ है, लेकिन जब भारत की इन देशों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देखना लाजवाब हो जाएगा मामला। तो इन देशों की चीन पर निर्भरता, डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगी और सारे ये देश भारत की ओर दौड़ेंगे सामान ले जाने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय। फिलीपींस ने कर दिया है भारत के साथ मजबूत गठजोड़ का ऐलान, बिलबिला उठा चीन। चलो इस शीर्षक को लेकर के हम आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। आपको बता दें कि आजकल भारत आगे बढ़ता ही जा रहा है, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम भारत के लिए चैलेंजिंग है, चुनौतियों से कम नहीं। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान आंखें दिखाता रहता है, दूसरी तरफ चीन भी कोई कम नहीं है और दोनों ही अपनी एक्टिविटी से कभी बाज नहीं आती है। इन दोनों देशों को काउंटर करने के लिए भारत को अपनी इकोनॉमी सुधारनी होगी और उसी के साथ साथ क्या करना होगा, उसी के साथ साथ उसे रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। तो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए भारत और फिलीपींस के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी से चीन में चिंता छाने लगी है। अब हुआ क्या है, दरअसल चीन अभी तक दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस से लेकर के वियतनाम, ब्रूनेई, ताइवान, मलेशिया जैसे देशों पर दादागिरी और आंखें दिखाता रहता है। वियतनाम को हाल ही में भारत ने युद्धपोत गिफ्ट किया है और कहा है मजे करो और चीन से टक्कर लो। अब फिलीपींस से रक्षा गठबंधन ने चीन में खलबली मचा दी है। हुआ क्या है आपको बताते हैं। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक ए मनालो मंगलवार से ही भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने भारत के साथ काफ़ी मजबूत रक्षा गठजोड़ विकसित करने का ऐलान भी कर दिया। इससे चीन बुलबुला उठा और उसका रिपरकशन भी बाहर निकल के आया है। दरअसल फिलीपींस चीन का दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। उसका रीज़न है कि वह भारत के सहयोग से अपनी सुरक्षा का चाक चौबंद करना चाहता है। फिलीपींस भारत से सैन्य उपकरण जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो खरीदने को लेकर भी आशान्वित है। फिलीपींस के विदेश मंत्री मनालो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे देशों के द्वारा चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे देश जो चाइना के आसपास हैं, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, सबको वो आंखें दिखाने से कम नहीं और दूसरे की ज़मीन को अपना बताना उसका पेशा हो गया है। वो कहता है कि पूरे वर्ल्ड पर मेरा राज था। अरे जब था तब था, अब तो हम बैठे हुए हैं ना, हमारा टेरिटरीज़ हैं, हमारी भी सोवरेंटी है। जब आपकी अपनी सोवरेंटी है तो हमारी भी सोवरेंटी है, हमारे भी कुछ कायदे कानून हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मनालो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक से पहले यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। वो कार्यक्रम फिलीपींस के सम्मान में दिया गया है और फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में अपने देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ में चीनी मौजूदगी को बार बार चैलेंज कर रहा है या चुनौती दे रहा है। आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए मनालो ने कहा कि आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के 10 देश और चीन है ना दक्षिण सागर के लिए आचार संहिता तैयार करने में जुटे हुए हैं। पर सबको ये लगता है कि
कि इसके सकारात्मक परिणाम होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी आश्वस्त नहीं है कि ये जो परिणाम होंगे वो निश्चित ही पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। विश्व मामलों में भारतीय परिषद ICWA के व्याख्यान कार्यक्रम में अपने संबोधन से फिलीपींस के विदेश मंत्री ने कहा कि इस संहिता को तैयार करने का मकसद दक्षिण चीन सागर में किसी भी तरह के सैन्य संघर्ष को रोकना है। ज्ञात हो, आपको जानकारी दे दें कि चीन सागर ऐसा क्षेत्र है जहां पर चीन, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई जैसे देशों की ओर से क्षेत्र को लेकर अपने अपने दावे सामने आते रहते हैं। इससे पूरे वर्ल्ड की जो शांति है वो प्रभावित होती है। और मनालो ने काफ़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम सुरंग को तो देख रहे हैं, लेकिन हमें सुरंग के अंत में रोशनी की किरण नहीं दिखाई दे रही। मतलब चाइना बेवकूफ़ बनाता रहता है कि हम आपके लिए ही कर रहे हैं, जो कुछ भी ये सब कुछ है, हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। भारत को फिलीपींस का महत्वपूर्ण सहयोगी करार देते हुए मनालो ने एक कदम आगे आकर के कहा कि मनालो नौवहन सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है। और जैसा कि आप जानते हो, भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं सारे के सारे संबंध। पिछले वर्ष जनवरी में फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल की 3 इकाई खरीदने के लिए $37.5 करोड़ का समझौता भी किया था। आपको बता दें कि भारत से सैन्य उपकरण खरीदने के मूड में है फिलीपींस। भारत से सैन्य उपकरण खरीदने के बारे में एक सवाल के जवाब में जब फिलीपींस के विदेश मंत्री से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम भारत के साथ काफ़ी मजबूत रक्षा सहयोग व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं और हम इसी कड़ी में कुछ संभावित सौदों पर आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि हम आगे और सौदों को लेकर भी आशान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अपने संबंधों में रक्षा गठजोड़ को निश्चित तौर पर एक उज्ज्वल आयाम मानते हैं। मैं दूर भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि निकट संदर्भ में भी यह कह रहा हूं। और उन्होंने काफ़ी आश्वस्त होते हुए ये भी कहा कि चीन के साथ उनके देश के संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती फिलीपींस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ में चीन की मौजूदगी है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने नियमित आधार पर चीन के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, लेकिन चीन के सामने चिंताएं व्यक्त करते रहो। चीन का काम है पंजा मारना और स्लाइस करना, थोड़ी थोड़ी ज़मीन को हड़पना, ये उसका कर्म है। लेकिन इसके साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि ये मतभेद ही चीन के साथ हमारे संबंधों का निचोड़ नहीं है। चीन के साथ हमारे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संपर्क हैं। तो ये कहना था फिलीपींस के इम्पोर्टेंट लीडर का। जय हिंद, जय भारत। इंडिया चाइना न्यूज। सीमा विवाद, आपसी मामला, किसी का हस्तक्षेप मंजूर नहीं, ये कहा गया है। चाइना ने स्वीकार नहीं है। भारत को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर बरसा चाइना, उसका क्या रीज़न है ये बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन ने ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के भारत चीन सीमा विवाद पर दिए गए बयान पर गहरी नाराज़गी जताई है। चीन ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिर है और हम विवाद को द्विपक्षीय रूप से हल करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने चीन पर निशाना साधा है। क्यों, क्या कहा है? साथियों, भारत के पक्ष में कई बातें कही हैं। बीजिंग ने इसका जवाब दिया। चीन ने सीमा विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत चीन सीमा, अब चाइना को समझ में आने लगा है कि लोग सपोर्ट करने लगे हैं इंडिया की। भारत चीन सीमा, तो इस ऑस्ट्रेलिया के संबंध और चाइना के साथ अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि
चाइना ये चाहता है कि जो भारत और चाइना का मैटर है वो द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति को पक्षधर नहीं बनाना चाहते और स्वीकार भी नहीं। इस बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया चीन संबंध में फिर तनाव देखने को मिल सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, कोविड की महामारी के दौरान से ही ऑस्ट्रेलिया के संबंध चीन के साथ अच्छे नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर निशाना साधा था और इसकी जांच की मांग कर डाली थी। इसके बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए कई जरूरी वस्तुओं के निर्यात पर पाबंदी भी लगा दी थी। ऑस्ट्रेलिया राजदूत ने क्या कहा था? एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ऑफेरेल ने कहा था, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध किसी अन्य देश के साथ हमारे संबंधों से परिभाषित नहीं होते। हमारे बीच कई समानताएं, हम वास्तविक समझ रखते हैं, साझा दृष्टिकोण रखते हैं, साझा मूल्यों को मानते भी हैं। यही कारण है कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं और मजबूत भी हो रहे हैं। चीन ने कोविड महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया पर कुछ आर्थिक दबाव डाला था। चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ के बारे में कई दौर की बातचीत करने के बावजूद भी ठीक वैसे ही फिर करता जा रहा है। हम रिश्तों को सामान्य बनाने की नहीं बल्कि स्थिर बनाने की कोशिश करने की वकालत करते हैं। हम जहाँ संभव हो वहाँ सहमत होना जारी रखेंगे, वहाँ असहमत होंगे हम असहमत होना जारी रखेंगे। हम इंडो पैसिफिक में साथ काम करना जारी रखेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया का सही बयान है, क्योंकि चाइना ने हर जगह अपने आसपास साम्राज्यवाद की नीति अपना रखी है, बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा था। ऑफरेल का कहना है कि चीन का नाम मतलब पर बात वही है। चाइना को मिर्ची लग गई कि रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती साझेदारी चीन को मिर्ची लग रही है। ज़बरदस्ती, अगर हम देखें, कृत्यों या ज़बरदस्ती के प्रयासों को रोकने वाली हो सकती है, क्योंकि चाइना साम्राज्यवादी देश है। उन्होंने कहा कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा जटिल और लगातार युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया की डार्विन से ऑपरेट हो रहा है। और जब हमारे रक्षा मंत्री जुलाई 2022 में भारत आए थे तो मुझे उनके साथ गोवा से दिल्ली P-8I विमान में सफ़र करने का भी मौका मिला, अवसर मिला। 1963 में उस कठिन समय में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर काम किया। और जैसा कि इन दिनों शांति के समय में भी कर रहे हैं, मतलब आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का। यह घटना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की है। चीन ने क्या कहा? चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियाओजियान ने ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, चीन भारत सीमा कुल मिलाकर स्थिर है। यह चीन और भारत का मामला है, इसमें तीसरे पक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है, हस्तक्षेप स्वीकार बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया तीखी टिप्पणी करते हुए कि तथाकथित आर्थिक दबाव को कभी भी चीन पर थोपा नहीं जा सकता। इसके बजाय ऑस्ट्रेलिया ने बाजार सिद्धांतों के खिलाफ कदम उठाए और यहाँ तक कि धमकाने वाली हरकत की और सामान्य सहयोग पर प्रतिबंध लगाए, जिससे उस अवधि के दौरान द्विपक्षीय सहयोग की अच्छी गति अकारण बाधित हो गई। मतलब चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन ख़राब हो गए। तो आई होप ये दोनों देश के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। जय हिंद। समंदर से निकाला गया टाइटन पनडुब्बी का मलबा, मानव अवशेष भी मिले, खुलेंगे कई राज। आपको बता दें, सबसे पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें कि आज से कुछ टाइम पहले संडे के दिन, पिछले संडे को 6 बजे के आसपास एक पनडुब्बी लापता हो गई थी। अब पनडुब्बी क्यों लापता हो गई थी हम बताएं, फिर उसके बाद उसकी तलाश जारी थी। तो लापता पनडुब्बी की तलाश कर रहे अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा कि उन्हें डूबे हुए जहाज़ टाइटैनिक के पास कुछ मलबा मिला है। मलबा का मतलब वेस्टेज मटेरियल मिला है। और
तटरक्षकों के अनुसार लापता पनडुब्बी को ढूंढने के दौरान टाइटैनिक के पास मलबा मिला है, जिसे निकालने की कोशिश भी की जा रही है। और टाइटन नाम की इस पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है। आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर में 14 अप्रैल 1912 को डूबे टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने गई पनडुब्बी को लापता हुए 96 घंटों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोस्ट गार्ड ने ये बताया कि जो भी सवार थे वो मारे गए हैं। अब मारे जाने के बाद क्या हादसा हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके लिए फ्रांस के एक रोबोट ने उस मलबे को ढूंढ निकाला है। इसी से संबंधित मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी डूब गई थी, बम ब्लास्ट हो गया था, तो उसका मलबा अब मिलने के चांस हैं। और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि हमें पता लगेगा कि कुछ सुधार किए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइटन पनडुब्बी का मलबा निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें मानव अवशेष भी मिले हैं। फ़िलहाल इस मलबे की जांच की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे की वजह क्या थी। अटलांटिक महासागर के तल में पड़े टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई टाइटन पनडुब्बी, जिसे हम सही मायने में समरसिबल भी कह सकते हैं, उस समरसिबल का मलबा भी निकाल लिया गया है। और यहाँ पर ये दावा किया गया है कि उसमें जो 5 लोग थे मर गए थे, उनके कुछ अवशेष मिले। और आपको बताएं वो फट गई थी, तो कुछ पार्ट इधर के उधर हो गए हैं। बता दें कि इस पनडुब्बी में कुल 5 लोग सवार थे। 4 दिन की खोज के बाद टाइटैनिक के मलबे के पास से ही 12,000 फीट की गहराई में पनडुब्बी का मलबा मिला है। 12,000 फीट, कितनी बड़ी बात हो गई। अब देखो, आपको बता दें कि अब इस मलबे को लेकर जांच की जाएगी। आखिर पनडुब्बी में विस्फोट होने की वजह क्या थी, ये पता लगाया जाएगा। और ये पता लगाया तट से रवाना होने के 1 घंटे 45 मिनट बाद सबमरीन का संपर्क टूट गया था। क्या उसी टाइम पर हमला हो गया था, या फिर कुछ हो गया था, या ब्लास्ट हो गया, पता नहीं। बता दें कि सबमरीन 22 फीट लंबी थी। कोस्ट गार्ड चीफ जैसन न्यूवियर ने कहा कि टाइटन में किस वजह से विस्फोट हुआ था, यह पता लगाने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। इसको समझने में यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आगे इस टाइप के हादसे न हों। यही रीज़न रहता है कि इंसान पहले गलती करता है, गलतियों से सीखता है, फिर नई चीज़ें खोजता है। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मानव अवशेष मिले भी हैं और उन्हें अमेरिका ले जाया जाएगा, जहां मेडिकल प्रोफेशनल विश्लेषण करेंगे। अमेरिका और कनाडा की दूसरी एजेंसियां भी इस मामले पर जांच करने में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि ज़्यादातर टुकड़े तो ऐसे हो गए हैं कि वो थे भी और नहीं भी थे, गायब हो गए कुछ टुकड़े, ज़्यादातर टुकड़े। इसके अलावा कुछ बड़े टुकड़े भी हैं। कुछ कंपनियां अभी और मलबे की तलाश भी कर रही हैं। और एक अधिकारी तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारी कंपनी पिछले 10 दिनों से लगातार काम कर रही है। कई चैलेंजेस सामने आई, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। अध्ययन के बाद सही तौर पर पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। आपको बता दें, कंपनी ओशियन गेट के CEO और पायलट भी इस हादसे में मारे गए, है ना। और ये बहुत दर्दनाक था, काफ़ी ख़तरनाक आपका ऑपरेशन रहा और दर्दनाक भी रहा। और ये सब मनहूस टाइटैनिक की वजह से ही हुआ और कोई रीज़न नहीं था। बता दें कि यह कंपनी अमेरिका की है, लेकिन समरसेबल बहामास में रजिस्टर्ड थी। ठीक है, टाइटैनिक देखने गए सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है, तो इस बात को मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ। तो अमेरिकी तटरक्षक ने पनडुब्बी से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको जो दी हैं हमें, और उससे आपके साथ मैंने साझा किया है। जय हिंद, जय भारत। इसी दफ्तर में बकरी की कुर्बानी की मांग। जैसा कि हम जानते हैं कि PCC दफ्तर में बकरे की कुर्बानी की मांग के लिए एक पत्र लिखा गया है। पत्र में क्या है आपको बता दें। ओवैसी की पार्टी का दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा गया है वहाँ पर, और कहा गया है कि वहाँ पर PCC के दफ्तर में हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है।
तो नमाज क्यों नहीं हो सकती, बकरे को काटा क्यों नहीं जा सकता, या बकरे की कुर्बानी क्यों नहीं दी जा सकती। और आपको बता दें कि ईद के मौके पर मध्य प्रदेश के पीसीसी कार्यालय को एक खुशखबरी मिली है। खुशखबरी का नाम है पत्र। ईद के मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बकरे की कुर्बानी और नमाज अदा करने की परमिशन मांगी गई है, मतलब परमिशन पता की गई है। अब ये हुआ कैसे है, किसने किया है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जानते ही होंगे, क्या नाम है इस पार्टी का? ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को इसके लिए एक पत्र लिखा है। आप तो दिग्विजय सिंह के नाम से पता लग ही गया होगा कि वो काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं। इसका कांग्रेस का कैरेक्टर होने का सेंस बताएं कि जब बीजेपी ने 2019 में क्या किया, आर्टिकल 370 को हटाया। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तो दिग्गी कहते हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, हम पहले दिन ही उस 370 को क्या कर देंगे, बहाल कर देंगे। ऐसे हैं हमारे नेताजी सांसद दिग्विजय सिंह को नमन है, ऐसे नेता को, सच्चे देशभक्त हैं ये। इसके लिए पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पीसीसी दफ्तर में हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है। देख रहे हैं, मूर्खता की कोई हद होती है। हनुमान चालीसा पढ़ना, बकरे को काटना क्या एक जैसी बात है क्या? पर कांग्रेस के राज्य में सब कुछ हो सकता है, सब जायज़ है। तो नमाज क्यों नहीं हो सकती? गुरुवार को देश भर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। इससे पहले एक दिन पहले बुधवार को भोपाल में AIMIM के प्रदेश सचिव तौकीर निजामी ने पूर्व CM दिग्विजय सिंह को पत्र भेजा है और इसमें निजामी ने लिखा है, मोहब्बत की दुकान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस पर कुर्बानी और ईद की विशेष नमाज अदा की जाएगी। क्या ज़बरदस्त बात है। ये तो पूरे भारत की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए गरम खबर है। और आजकल कुछ लोग मना भी रहे होंगे, आज बहुत सारे नेता मना भी रहे होंगे ईद, उनके लिए तो खुशखबरी है, बिना बुलाए बिरयानी मिल गई उन्हें। तो हालांकि कांग्रेस ने उनकी मांग का जवाब देने से इनकार कर दिया है। अब कांग्रेस AIM के नेता को किस मुंह से जवाब दे? अगर उसने जवाब दे दिया तो हिंदू का वोट गया समझो, और अगर जवाब नहीं दिया तो उन्हें देख ही रहे हैं आप किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और निजामी, कांग्रेस ने कहा कि निजामी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि कांग्रेस उनको जवाब दे। मतलब मुसलमानों के आपको वोट चाहिए लेकिन जवाब नहीं देंगे। PM मोदी से जवाब मांगेंगे लेकिन खुद जवाब नहीं देंगे। वहीं बीजेपी के नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। तंज का नाम तो आप जानते ही हो, तंज का मतलब क्या होता है? किसी के मज़े लेना, चुटकी बजाना। नरोत्तम ने कहा कि यह तो होना ही था। चाचा जान, आप हिंदू और हिंदुत्व का हलाला करते रहे, आपने हिंदू बनकर भी एंटी हिंदू रहे, कर्म एंटी हिंदू लेकिन हिंदू बन रहे हैं। और आपको बता दें कि हनुमान चालीसा करने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। अब आपसे बकरे की हलाली का डिमांड आ गई है। अब बकरे को हलाल करना ही पड़ेगा, मतलब उसकी गर्दन काटनी पड़ेगी, उसके बाद नमाज पढ़वानी पड़ेगी, उसके बाद आप गले मिलिए खुशी खुशी। एक जीव को मारिए, एक जीव की गर्दन काटिए, फिर गले मिलिए। यही है इस धर्म की विशेषता। धर्म निरपेक्षता का जो चोला ओढ़े हुए हैं उसी को ओढ़कर आप हिंदुत्व और हिंदू को नकारते हैं। यह तो दिग्विजय सिंह आपके संग होना ही था। मज़े आ गए। कहावत है, खुदा न मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। अब उस सवाल का जवाब दें रेस्पेक्टेड दिग्गी सर, जो AIMIM ने आपसे पूछा है, बड़े प्यार से। चलिए इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस हार्ड हिंदू पर वर्क कर रही है, मतलब वो हिंदुओं का वोट भी चाहती है।
निजामी ने पत्र में लिखा है, राहुल गांधी ने देश में नफ़रत ख़त्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोली है। आपको बताते चलें कि राहुल गांधी जब अमेरिका गई थी तो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने संबंधी एक जुमला पेश किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी पिछले 9 साल से मुसलमानों का खून पी रही है, मुसलमानों को गड़बड़ कर रही है, उनके साथ जाति कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, सब सुखी से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसी के लिए उन्होंने कहा कि आपने जो दुकान खोली है मोहब्बत की दुकान, उसमें कितने रेवड़ियाँ हैं, आप उन रेवड़ियों को बांटो और हम तब जानें जब आप अपने दफ्तर में बकरे को कटने दो और गले मिलने दो और आप नमाज़ पढ़ने दो। एक विशेष प्रकार की नमाज़ होती है, उसे पढ़ने दो। तो निजामी ने पत्र में लिखा कि राहुल गांधी ने देश में नफ़रत ख़त्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस हार्ड हिंदू पर चल रही है, जय बोलो जय बजरंगबली बोल रही है। एक धर्म विशेष के आयोजन पीसीसी दफ्तर में हो रहे हैं। दफ्तर को कभी भगवामय किया जाता है, मतलब जब जय बजरंगबली बोला जाएगा तो फिर भगवामय होगा, हिंदुत्व का नारा भी होगा। तो कभी कमलनाथ जी यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करते हैं, कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। आप बिल्कुल करो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ये कहना है AMIM मुस्लिम नेता का। लेकिन मुस्लिम समाज को वोट के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए। आगे लिखा है पत्र में कि कांग्रेस जब सेकुलर होने की बात करती है, सभी धर्मों की पार्टी होने की बात करती है, फिर दलित, मुस्लिम, आदिवासियों को उनके त्यौहार में क्यों भेदभाव करती है। वोट तो आपको चाहिए 100%, लेकिन काम आप संघ और बीजेपी के इशारे पर करेंगे। अगर वाकई में आप सेकुलर हो, कांग्रेस के ऊपर मुँह पे तमाचा मान लो ये AIMIM के द्वारा कि सेकुलर हो और राहुल गांधी की बात मानते हो, तो PCC में जो आपकी मोहब्बत की दुकान है उस पर मुस्लिम समाज के इस त्यौहार पर कुर्बानी करने दो, बकरे को काटने दो, बकरे की गर्दन काटने दो, उसके बाद विशेष नमाज अदा करने की इजाज़त दे दो। कुर्बानी के लिए बकरा भी तैयार है। AIMIM सचिव निजामी ने कुर्बानी के लिए बकरा भी तैयार है और ये कहा है, उन्होंने कहा कांग्रेस एक ऐसी धर्म विशेष के लिए ही सेकुलर है, अगर इजाज़त मिलती है तो बकरा भी तैयार है। उन्होंने बकरे के साथ वीडियो भी भेजा है। हालांकि मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष KK मिश्रा ने कहा कि उन्होंने पत्र में लिखा है, इतने बड़े नेता नहीं उस कांग्रेस का जवाब दें, इसलिए कांग्रेस ने जवाब देने से मना कर दिया। अब भाजपा की तो कहानी बल्ले बल्ले हो गई, आज का दिन अच्छा हो गया। भाजपा ने मांग को बताया है जायज़। कैसे? भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा है कि पीर ज़्यादा तौकीर निजामी की मांग जायज़ है, उन्हें बकरे को हलाला करना चाहिए और विशेष प्रकार की नमाज अदा करनी चाहिए, उसके बाद गले मिलना चाहिए। ये तो करना ही है, तभी तो आप धर्मनिरपेक्ष कहेंगे आपको। वैसे आप अपने आप को सेकुलर कैसे कह सकते हो? कांग्रेस मुस्लिम वोट को वोट बैंक मानती है। देखने में आया है कि PCC में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, उसे भगवामय किया गया, तब ये भी मुस्लिम को तवज्जो नहीं दे रहा है। ये तो गलत बात है दिग्विजय सिंह, ये तो गलत बात है। हमें AIM की मांग को मान लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद राष्ट्र। युद्ध, जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया ने पुतिन की अगुवाई में यूक्रेन पर क्या कर दिया है, यूक्रेन पे कर दिया है युद्ध। ये पिछले साल की बात है, 25 फरवरी 2022 की। लेकिन तब से ये युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि ये जो आपका यूक्रेन का युद्ध है बहुत ख़तरनाक है। पूरे वर्ल्ड के हर देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आपको बता दें यूक्रेन युद्ध की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव
बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं। और इसी के साथ साथ जो एक फेमस ग्रुप था जिसे हम वैगनर ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये यूक्रेन और रसिया के युद्ध में रसिया को सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि जब 2024 था उस टाइम पर इनके अंदर वैगनर ग्रुप की संख्या जो आपके लड़ाके थे, जिन्हें भाड़े के टट्टू भाड़े के लड़ाके कहते हैं, केवल 2 युद्ध। जैसा कि हम जानते हैं कि रसिया ने पुतिन की अगुवाई में यूक्रेन पर क्या कर दिया है, यूक्रेन पे कर दिया है युद्ध। ये पिछले साल की बात है, 25 फरवरी 2022 की। लेकिन तब से ये युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि ये जो आपका यूक्रेन का युद्ध है बहुत ख़तरनाक है। पूरे वर्ल्ड के हर देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आपको बता दें यूक्रेन युद्ध की वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं। और इसी के साथ साथ जो एक फेमस ग्रुप था जिसे हम वैगनर ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये यूक्रेन और रसिया के युद्ध में रसिया को सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि जब 2024 था उस टाइम पर इनके अंदर वैगनर ग्रुप की संख्या जो आपके लड़ाके थे, जिन्हें भाड़े के टट्टू भाड़े के लड़ाके कहते हैं, केवल 200 थे। फिर इसके बाद इनकी संख्या बढ़ती गई और आज अगर हम देखें तो इनकी संख्या करीब 50,000 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 50,000। तो आपको बता दें कि ये 50,000 जो आपके लड़ाके हैं उनमें से ज़्यादातर फ्रंट पर लड़ रहे हैं और इसकी वजह से रसिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और लीड लिए हुए है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। अभी रिसेंट फ्राइडे की बात है, वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद यूक्रेन में ये धारणा पुख्ता होती चली जा रही है। मतलब यूक्रेन के लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सत्ता डगमगाने लगी है। देखो, ये एक इंटरनल क्राइसिस थी, जिसके चलते रूस में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और आपको बता दें कि जो आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं के सबसे करीबी सलाहकार एंड्री येरमैक कहते हैं, मुझे लगता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है? व्लादिमीर पुतिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कीव में कीव जो आपकी है उसमें ब्रीफिंग भी की गई है। इस ब्रीफिंग के दौरान यूक्रेन पर रूस के पहले हमलों को याद किया, जिसमें क्रीमिया को रूस में मिला लिया गया था। ये 2014 की बात है। आपको समझा दें कि जो आपके एयरमैन ने कहा कि 2014 में यूक्रेन ने जो झेला उसको पूरी दुनिया ने देखा है और इसी के चलते रूस को G7 से हटा दिया गया रूस को। और भी इस पर FATF की भी मार पड़ी, बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए। और एक और बात बताएं कि उन्होंने कहा कि रूस एक टेररिस्ट देश है जिसके नेता एक अक्षम, मतलब जिन्होंने इंसानियत को न देख करके हमारे ऊपर हमला किया है। मतलब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। और आपको बता दें अब ये देश जो है जिसके नेता अक्षम व्यक्ति हैं, जिनका ज़मीनी सच्चाई से रिश्ता टूट चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया को अब ये समझ लेना चाहिए कि इस देश के पास किसी भी तरह के गंभीर रिश्ते रखना असंभव है। चलो भुगतो, तुमने भी नाटो में जाने की कोशिश करी थी, इस वजह से तुम्हें। कीव में यूक्रेन के जिन वरिष्ठ अधिकारियों ने BBC से बात की, उनका तर्क ये है कि सत्ता पर राष्ट्रपति पुतिन के दबदबे को जो झटका लगा है वैगनर ग्रुप के किसकी वजह से? उनके बगावत की वजह से। वैगनर ने बगावत की थी फ्राइडे को। जो झटका लगा है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और इसका जो झटका है उसका आउटपुट भी दिखेगा और रसिया इससे उबर नहीं पाएगा। वो कहते हैं, मतलब यूक्रेनियन कहते हैं कि ये सब उसी समय शुरू हो गया था जब यूक्रेन पर व्यापक बड़े स्तर पर हमला बोलने का विनाशकारी फैसला लिया गया। और हर चीज़ की शुरुआत होती है, बाद में आउटपुट आता है। उन्होंने कहा कि वैगनर ग्रुप की बगावत हो और इसके प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन की युद्ध जारी रखने की
क्रेमलिन के तर्क की निंदा ने पुतिन के सत्ता में बने रहने की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया है। एक अधिकारी ने समझाया कि पुतिन की सरकार को अब बचाया नहीं जा सकता है। चलो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, हमें अब देखना है। अब यूक्रेन पर हमले का फैसला पुतिन के लिए विनाशी रहा, ये लोग मानते हैं। आपको बता दूं कि आपको याद रखना अहम है कि अपने रूसी दुश्मनों के बारे में यूक्रेन जो भी कहते हैं वो राष्ट्रीय जीवन मरण के संघर्ष जैसे युद्ध के अनुभव से आता है। आपको बता दें कि यूक्रेन रसिया के युद्ध ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है, सैकड़ों लोग मर गए। कल ही एक हमले में करीब 10 और 12 लोग आपके घायल हो गए और 4 उसमें महिला भी मर चुकी है। चतुराई भरा मीडिया युद्ध भी लड़ा और अपने लोगों को और अपने पश्चिमी सहयोग देशों के साथ मॉस्को में अपने दुश्मनों को भी संदेश देने में सफल रहा। हालांकि वो पत्रकारों के साथ जो जानकारियाँ साझा करते हैं उन पर सोच विचार के साथ आकलन किए जाने की काफ़ी ज़रूरत है। आपको बता दें कि ये जो संकट है वो अब कब टलेगा पता नहीं। इस संकट में उनके अजय दुश्मन व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति काल को भी खतरे में डाल दिया है। और आपको बता दें कि जो आता है वो जाता है। अब ऐसा है, ये ऐसा हो भी सकता है कि व्लादिमीर पुतिन का एरा अब ख़त्म होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब 2000 में वो राष्ट्रपति बने उसके बाद से उनके दबदबे को अब तक की सबसे गंभीर चुनौती मिली है। मतलब 20 साल में पहली बार, 23 साल में पहली बार उन्हें किसी ने ललकारा है और उनके किसी प्रिय व्यक्ति जो उनका सबसे खास है। आपको बता दें कि कीव में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात से सहमत हैं कि पुतिन को भले ही अनौपचारिक रूप से चुनौती मिली हो, लेकिन यह अंदरूनी असंतुष्ट लोगों का संगठित नेटवर्क है और इसे पीछे हटना मुश्किल है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आपको बता दें कि यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी ओलेक्सी दानिलोव ने बीबीसी से कहा कि एवगेनी प्रिगोजिन सबसे सीनियर नहीं है, वो नए राजनीतिक एलीट बन सकते हैं। दानिलोव ने कहा कि इसमें सुरक्षा बल अफसर रूसी अरबपति शामिल हैं, जिन्हें लगता है कि पिछले फरवरी में यूक्रेन पर व्यापक हमला शुरू करने का पुतिन का फैसला उनके लिए निजी तौर पर विनाशकारी होने के साथ साथ रूस के लिए भी खतरा बन चुका है। और ये सही बात है। युद्ध किसी भी देश का कुछ नहीं हो सकता, युद्ध से किसी भी देश का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप देख रहे हैं रूस 10 साल पीछे चला गया है। इस तर्क का आधार क्या है? इस सवाल पर दानिलोव कहते हैं कि मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ कि हम जानते हैं कि ये कौन लोग हैं और हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के एक और करीबी सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक भी इस बात से सहमत हैं कि रूस में ऐसे कई ग्रुप हैं जो सत्ता हथियाना चाहते हैं। और सही बात है, हर देश में होते हैं। उनका दावा है कि पुतिन के ऊपर से लेकर नीचे तक जो एकाधिकारी तंत्र खड़ा है उसके केंद्र में शून्य जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, मतलब वैकेंट हो चुका है। और रक्षा मंत्री को हटाना पड़ सकता है और उनका ये भी मानना है कि रक्षा मंत्री को हटाना पड़ सकता है। नाम न जाहिर करते हुए एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन को एक और सैन्य झटके से बचने के लिए रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव को हटाने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इन दोनों लोगों को हटाने की वैगनर ग्रुप और उनके लड़ाकों की प्रमुख मांग थी और ये ही ज़रूरी था। वैगनर ग्रुप ने डायरेक्ट पुतिन को चैलेंज नहीं किया था, केवल सरकारी अधिकारी जो पुलिस के और ऐसे अधिकारी जो आपको सेना को लीड करते हैं उन्हें हटाने की बात की थी। अधिकारी ने अनुमान लगाया कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन जो चाहते थे वो उन्हें मिलेगा। उनका राजनीतिक जीवन समाप्त नहीं हुआ है। वो बेलारूस में निर्वासन में बहुत दिन तक नहीं टिकेंगे। और पोडोलियाक कहते हैं कि
यूक्रेन के जवाबी हमले का मामला है। वैगनर बगावत का 1800 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर चल रही लड़ाई पर बहुत असर नहीं होने वाला, ये कहना है यूक्रेन के अधिकारियों का। अब दुनिया क्या कह रही है वो देखते हैं। युद्ध पर नज़र रखने वाले अधिकार प्रेक्षकों ने ये भी कहा है, ये भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है और उसे नेटो द्वारा मिले बख्तरबंद गाड़ियों समेत सैनिकों और अन्य सैन्य साजो सामान का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब मैंने इस अधिकारी से पूर्वी मोर्चे पर कुछ गांवों को हासिल किए जाने पर मिले सामरिक बढ़त के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये बढ़त बहुत धीमी है, इसमें नुकसान काफ़ी है। हालांकि उन्होंने हालात बदलने की उम्मीद तो जताई है, लेकिन क्या होगा फ्यूचर में ये भगवान जाने। नेटो के सम्मेलन में यूक्रेन को मिलेगी सदस्यता। अभी एक सम्मेलन होने वाला है, उसमें सदस्यता मिल सकती है। चलिए, गर्मियों में सुनियोजित जवाबी हमले में उम्मीदों पर खरा उतरने की वरिष्ठ यूक्रेनी अभी भी जी जान से जुटे हुए हैं और किसी को लगता नहीं था कि यूक्रेन इतने दिनों तक टिक जाएगा, इतना टाइम टिक जाएगा। वो यही बात है कि पश्चिमी देशों ने उन्हें खूब सिखाया पढ़ाया, सहयोग किया। उन्हें लगता है कि पश्चिम के उनके कुछ सहयोगी और मीडिया में उनके सहयोगी यूक्रेन की सेना और नेटो के सैन्य साजो सामान से कुछ ज़्यादा ही उत्साह में आ गए हैं। यूक्रेन के कुछ अधिकारी पश्चिमी नेताओं की इस बात की बेचैनी की ओर इशारा भी करते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की सरकार का गिरना एक नए खतरे को जन्म देगा। ये बात बिल्कुल सही है। पता नहीं आने वाला जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो क्या होगा, उसका विचार क्या होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक खतरा परमाणु हथियार का जखीरा रखने वाले देश में सत्ता होड़ शुरू हो जाएगी। अगले महीने लिथुआनिया में होने वाले नेटो सम्मेलन में इस बात करना शीर्ष एजेंडे में शामिल होगा। मतलब इस बात पर चर्चा करना ये मुख्य बिंदु होगा। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके सलाहकार चाहते हैं कि इस सम्मेलन में उन्हें स्पष्ट और दृढ़ता पूर्वक नेटो की सदस्यता दी जाए। उनका मानना है कि रूस में अस्थिरता का सबसे बेहतर जवाब है मॉस्को की घेराबंदी। ये उन्होंने अभी चैलेंज कर दिया है। करीब 1.5 साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध और वैगनर की नाटकीय विद्रोह के बाद राष्ट्रपति पुतिन और उनकी सरकार पर मंडराते खतरे के बादल से उन नेटो देशों की बेचैनी बढ़ सकती है जो युद्ध का अंत जंग के दौरान की बजाय बातचीत से करना चाहते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि इस PDF को एक एक पेज करके हम बताते हैं कि आपका फर्स्ट पेज हो गया और ये आपका हो गया सेकंड पेज, ये आपका हो गया थर्ड पेज। इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका फोर्थ पेज, ये हो गया आपका फिफ्थ पेज, ये हो गया आपका सिक्स्थ पेज, अब हो गया आपका सेवन्थ पेज और ये हो गया आपका 8th पेज। और पीएम मोदी के बयान के बाद देश भर में यूसीसी को लागू करने के लिए चर्चाएं काफ़ी गर्मजोशी से आगे बढ़ रही हैं और इसी क्रम में पहले उत्तर प्रदेश के पास ही उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने यूसीसी को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। उसमें उन्होंने 15 पॉइंट्स सुझाए हैं। उन 15 पॉइंट्स को मैंने कंपाइल किया है और एक वीडियो बनाया है, उसे आप देखें और उसका लिंक मैं इस शॉर्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी इस यूसीसी के ड्राफ्ट में जो 2,31,000 लोगों ने सुझाए हैं, उसमें बहुविवाह और जनसंख्या रोधी कानून, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लड़कियों के समान अधिकार और तलाक को लेकर के काफ़ी मुद्दा गर्म होने वाला है और आने वाले टाइम में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में आप इस टाइप की चीज़ें देखोगे कि अगर मान लीजिए पति पत्नी की कस्टडी के लिए आप देखेंगे कि बच्चे को माता पिता के अलावा